गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 3, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की डील के बारे में। बहुत समय से समझ रहे हो आप कितना मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इवन एक डिकेड से 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील करते हुए और फाइनली इस डील को हम लोगों ने कर लिया है। ये डील है दोस्तों फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैग के बारे में। फ्लडिंग को लेके कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें क्या क्या कहा गया है और इसी के बहाने से हम लोग कैग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये कंप्लीटली नया टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को नहीं किया है। अगला टॉपिक रहेगा नेपाल के। ये जो इंडिया की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पे देख लेना। नेपाल के पीएम ने इंडिया में विजिट किया है, कौन कौन से मुद्दों पे चर्चा की है। खासकर इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री इश्यूज हैं वो एक स्पेशली जगह है जिसे कहा जाता है काला पानी। इस इशू के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है कई महीने पहले, जब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तब बात किया था। मुझे लगता है कि आप लोग उस बात को भूल चुके होंगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा काला पानी के इशू के बारे में भी बताऊंगा। कुछ लोकेशंस वगैरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ज्योग्राफी को लोकेशंस। तो जीएस पेपर 1 में भी हम इसको कवर कर सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड ये टॉपिक हो जाता है। सिविल सर्विस एस्पिरेंट वाला ये कोई टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक है। बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। हाँ जी, यूएसए सॉरी रशिया और यूके के बीच में हो रही है इस समय भयंकर लड़ाई। इसके बीच में जो है इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हालांकि इंडिया के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। चाहे वो टी वाला मामला हो, चाहे वो कॉफ़ी ट्रेड हो, चाहे वो नियोन का जो ट्रेड हो। नेगेटिव इम्पैक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आज आपको मैं बताऊंगा उस पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में भी। उसके बाद जो है श्रीलंका में इमरजेंसी लागू हो गई है क्योंकि श्रीलंका की हालत है भैया बहुत ज़्यादा खराब। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये रिपीटेड टॉपिक है, लेकिन आप यहाँ पे डेफिनेटली इसको जाके पढ़ सकते हो। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले भी 2 बार हम लोग बिम्स्टेक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेंगे। एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखिए, क्योंकि संडे का दिन है तो थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन यहाँ पे आते ही हैं एग्जाम में। और आज के न्यूज़पेपर में फॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें कवर की जाती हैं। तो ऑर्गेनिज्म को एवोल्यूशन कैसे होता है, जो पहले हम लोग सोचते थे एवोल्यूशन होता है, एक नया रिसर्च सामने आया जिससे पता चला है कि भैया आप अभी तक जो भी एवोल्यूशन के बारे में सोचते थे वो सब है गलत। क्योंकि एवोल्यूशन जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर रहेगा तो दोस्तों अगला टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में। जैसे कि 2 एवोल्यूशन हो गई, तो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हम लोग अपनी एनसीईआरटी में पढ़ते ही हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, 11th स्टैंडर्ड, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। तो यहाँ से इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार दोस्तों ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में रहने वाले हैं। तो फ्रंट पेज का अपने पास ये है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया डील सीक टू डबल बायलेटरल ट्रेड इन 5 ईयर्स। देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हुआ है ना, इसको हम लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बोल सकते हैं जनरल टर्म में, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड अग्रीमेंट। ये आपने ध्यान रखना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड अग्रीमेंट। अभी इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ डील होता है, ट्रेड होता है, वो लगभग होता है कितना, $25 बिलियन का। तो इसके थ्रू इंडिया एम कर रहा है कि अगले 5 साल में इसको हम लोग $50 बिलियन करके लेके जाएंगे। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे ऐड होने के चांसेस हैं जो कि यहाँ पे बन सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि हम यहाँ पे सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं कि सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना है। दोस्तों सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि मान लो आप ये समझ लीजिए, अगर कोई आईफोन जो है, आईफोन अगर वो चाइना के अंदर असेंबल हो रहा है, देखिए चाइना के अंदर ही असेंबल होता है, डिज़ाइन नहीं होता है, असेंबल होता है। तो चाइना के अंदर अगर वो असेंबल होता है तो कुछ सामान ऑस्ट्रेलिया से आ रहा होगा, कुछ सामान जो है वियतनाम से आ रहा होगा, कुछ सामान जो है वो जापान से आ रहा होगा। इसकी जो चिप्स आ रही होंगी या तो वो जर्मनी से आ रही होंगी या फिर ताइवान से आ रही होंगी। डिज़ाइन वाली जो भी प्रोसेस होती है वो यूएसए में हो रही होगी, है ना। क्वालिटी चेक वगैरह सब यूएसए में हो रहा होगा। तो इसे सप्लाई चेन बोलते हैं। सप्लाई चेन मतलब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक प्रोडक्ट एक ही कंट्री में नहीं बनाया जाता, उसका सामान अलग अलग कंट्री से आता है। अब आप ये समझ लीजिए कि मान लो जापान के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सप्लाई चेन पूरा ब्लॉक हो जाएगा, सप्लाई चेन के अंदर दिक्कत आ जाएगा। इस समय इसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं
रशिया और यूक्रेन की वजह से भी और चाइना की वजह से भी, क्योंकि यूएसए के बीच में चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें इस समय पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के डील से क्या होगा, इस तरह के जो भी सप्लाई चेन के शॉक्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंट कर सकते हैं। कहने मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए, मान लो कोई अमेरिकन कंपनी है, अगर वो चाइना से बाई चांस सामान नहीं मंगवा पाई, तो वो इंडिया वालों को डील कर सकते हैं कि भैया हमसे मैं सामान ले लीजिए, हमसे ले लेंगे। तो इससे क्या होता है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन होती है वो मजबूत होती है ना। और इंडिया जो है इस तरह की चीज़ें अभी ऑफर कर रहा है, तो उसके बारे में इन्होंने बात बताई है। और कुछ चीज़ें इन्होंने कही कि इंडिया से हमें कैसे बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। मेरी फैमिली में से कम 6 से 7 लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। तो इस तरह के जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे उनको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। योगा प्रोफेशनल्स जो इंडिया में जाते हैं, शेफ, इंडिया के शेफ ऑस्ट्रेलिया में बहुत पॉपुलर हैं, खाना वाना जो बनाते हैं और रेस्टोरेंट वगैरह में। और योगा जो टीचर्स हैं इंडिया से, वो भी बहुत पॉपुलर हैं। तो इनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, राइट, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारा रॉ मटेरियल, बहुत सारा कोल, माइनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, है ना। अडानी जी ने भी वहाँ पे 2-3 पोर्ट लिए हुए हैं, कोल पोर्ट्स। तो उन सबको माइनिंग पोर्ट जो है वो हम लोग कर सकते हैं, वो कुछ हमें बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा देखिए, उन्होंने ये कहा कि 85% जो भी ऑस्ट्रेलियन गुड्स आएंगे इंडिया में, उनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लिया जाएगा। अरे भैया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यही तो होता है कि आप विदेशों से आने वाली चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को मिनिमाइज करते हो, और वो कंट्री भी हमारे जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनके ऊपर टैक्स को मिनिमाइज करते हैं। यही मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। उसके अलावा बताया गया है कि 10 साल से ज़्यादा हो गए इस डील को करते करते, फाइनली ये डील हमारे सामने है। इसके अलावा इंडिया कई और कंट्री के साथ भी इस तरह की डील करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यूएई के साथ हम लोग ने लास्ट वीक किया ही है, यूके और कनाडा के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। लेट्स होप कि इसका कुछ ना कुछ हल हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो आप यहाँ पे डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ सकते हो। बाकी तो और फ्रंट पेज पे कुछ खास था नहीं। अगली जो छोटी सी न्यूज़ आती है वो आती है पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान में इस समय पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। इमरान खान के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी सरकार जो है वहाँ से चली जाएगी, क्योंकि भैया इमरान खान और आर्मी के बीच में चल रहा है वहाँ पे पंगा। आर्मी को पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट मतलब आर्मी। आर्मी का उसकी वहाँ की पॉलिटिक के ऊपर वहाँ पे पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री रही है आज तक की, उसमें से आधे से ज़्यादा समय तक तो वहाँ पे मिलिट्री का रोल ही रहा है ना। तो आर्मी का दखल हर जगह पे होता है। तो इस समय इमरान खान और आर्मी के बीच में थोड़े पंगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से आर्मी जब चाहे उनकी सरकार को गिरा सकती है। यही पाकिस्तान में चलता है। तो वहाँ के भैया जो जनरल हैं, जनरल कमार बाजवा, ये कोई इंटरव्यू वगैरह कर रहे होंगे किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो इन्होंने कहा कि देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है डायलॉग होना चाहिए। जितने भी जो मुद्दे हैं वो डिप्लोमेसी से जो है सुधार होना चाहिए। मतलब ये पाकिस्तान इस तरह की लैंग्वेज बोलता है, सारी दुनिया के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन ये सबको पता है कि वो बोलता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। एक समय तरफ जो है बाजवा जी ये सब बोल रहे होंगे, दूसरी तरफ वो लश्कर तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को फंडिंग दे रहे होंगे। तो ये दोगलापन जो है पाकिस्तान का, वो किसी से छिपा नहीं है। तो ये कुछ भी बोलते रहे भैया, इनके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बोली है, वो कहा है ट्राइलेटरल डायलॉग के बारे में बात कही है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ट्राइलेटर का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। तो इन्होंने कहा कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को मिलके बैठ के बातचीत करना चाहिए, हमारे बीच में जो भी ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करना चाहिए, और हिस्टोरिकल जो भी हमारे बीच में चीज़ें हैं वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न समय है, ज़माना बदल गया है। अभी हम लोग वो 70-75 साल वाले हिस्ट्री में नहीं जी सकते। नया युग है, नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी है, नया जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है। तो आप उसके हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाइए, ऐसा इन्होंने कहा है। वी वेरी वेल नो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इन्होंने जो भी कहा है, कोई ज़्यादा फर्क उससे पड़ने वाला है नहीं। WHO रिकॉर्ड्स न्यू सार्स कोव 2 वेरिएंट। अरे भैया, ये और मुसीबत हमारे यहाँ पे खड़ी हो गई है। देखिए, पहले से ही हमारे यहाँ पे ओमिक्रॉन तो चल ही रहा था। ओमिक्रॉन के साथ साथ एक और था डेल्टा। ओमिक्रॉन के जो छोटे छोटे वेरिएंट थे, 2 और भी थे। ठीक है, एक का नाम था BA.1, पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। दूसरे का नाम था BA.2, राइट, BA.2। और डेल्टा तो साथ में था ही। इसे कहा जाता है दोस्तों रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। मान लो किसी आदमी को वो डेल्टा भी हो गया इन्फेक्शन, और उसी समय उसको ओमिक्रॉन भी हो गया, तो इसकी बॉडी में दोनों चले गए। तो ये वायरस बड़े स्मार्ट होता है। ये लोग क्या करते हैं कि भैया तुम्हें भी रहना है, मुझे भी रहना है, चलो आपस में कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन करके एक न्यू वेरिएंट क्रिएट कर देते हैं। इस समय उसी तरह का न्यू वेरिएंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा वेरिएंट अलग था, ओमिक्रॉन के जो छोटे छोटे वेरिएंट थे BA.1 और BA.2।
तो इन्होंने क्या किया, BA1 ने और डेल्टा ने मिलकर एक नया वेरिएंट बनाया जिसे कहा गया डेल्टा क्रॉन। और BA1 और BA2 इन्होंने भी आपस में मिलकर एक और वेरिएंट बनाया। ठीक है, तो इनका वेरिएंट का नाम अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 3 वेरिएंट हमारे हैं, एक है XD, इसको मैं ब्लैक कलर का कर लेता हूँ, XD, XF और XE, ये 3 वेरिएंट हैं दोस्तों। तो BA1 और BA2 से मिलके जो बना है उसे कहा जाता है XE। अनफॉर्चुनेटली जो XE है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस नज़र आ रहा है फिलहाल, और XE जो है वो ओमिक्रॉन से ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, मतलब जल्दी फास्ट स्पीड से फैल सकता है। अभी तक तो सिर्फ यूके के अंदर ही कुछ केस आए हैं, इंडिया के अंदर अभी ऐसा कोई केस आया नहीं है। लेट्स सी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन हो सके, और लेट्स होप कि वो यूके से बाहर ना निकले, क्योंकि मोस्टली लोगों को यूके में 3rd बूस्टर डोज भी लग चुका है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्यून है। लेट्स होप कि वहाँ पे सीरियस केस ना आए और ये भैया इंडिया में ना आए, क्योंकि इंडिया में तो अभी तक बहुत सारे लोगों को फर्स्ट डोज ही लगी है। हालांकि ज़्यादातर तो लग चुकी है सेकंड डोज भी, लेकिन ये सबको पता है कि सेकंड डोज के लगने के भी 6 महीने बाद इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक हो जाती है और आपको बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होती है। और इंडिया में बूस्टर डोज बहुत ही कम लोगों को लगी है, वो भी खासकर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स वगैरह को, जवान आर्मी के जवानों को कुछ को लगी है। तो लेट्स होप कि इंडिया में ना आए। इंडिया में आएगा तो यार हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है, हर मामले में, सिर्फ हेल्थ के मामले में नहीं बल्कि हर मामले में। जोई इन फॉरेस्ट रिवील स्मगलिंग इन बंगाल। भैया देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो होता ही है, वो तो रैम्पेट है ही इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ से बहुत सारी औरतें, बहुत सारी ह्यूमन को ट्रैफिक किया जाता है मिडल ईस्ट के अंदर। ये तो बहुत बड़ा चीज़ था ही, लेकिन एनिमल्स की ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप ये समझ लीजिए कि आप सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते कि कंगारू इंडिया में पाया जाएगा। कंगारू की पहचान है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, वहीं का इंडिजिनस है। ठीक है, इंडिया में भैया कंगारू कहाँ से आ गया? अब हुआ ऐसा कि सुंदरबन वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल में, कुछ लोगों ने सरकारी डिपार्टमेंट में फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि देखो भैया, हम लोगों ने ना कंगारू देखा है। मतलब, और ये रात का समय था, 8 बजे का, 9 बजे का आसपास का समय था जब लोगों ने डिपार्टमेंट में फ़ोन किया। लोगों ने बोला, सोचा होगा, अरे उन्होंने सोचा कोई शराबी लोग होंगे, दारू वारू पी के ऐसे फन कर रहे होंगे, है ना। लेकिन अगले दिन फिर से कॉल आया, तो जंगल का ये ऑफिशियल ने सोचा भैया कुछ तो गड़बड़ है, 2 2 बार कॉल आ रहे हैं, चलो रात तो शराब पी लिया होगा, सुबह सुबह कौन पीता है। तो जब वो जंगल में गए तो उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंगली देखा कि वहाँ पे 2 कंगारू आराम से बेचारे बैठे हुए हैं, भूखे हैं, और वो भी एडल्ट भी नहीं है, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। उन्हें देख के बड़ी हैरानी हुई कि यार इंडिया में कंगारू कहाँ से आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया से भाग के तो नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स उसकी स्मगलिंग की गई है। तो ये रैकेट जो है स्मगलिंग का, उसको जो है पकड़ा गया वेस्ट बंगाल के अंदर, और अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहाँ पे आए कैसे, कौन उनको लेके आया, किसने स्मगलिंग किया, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो है वो किसी ट्रक वगैरह में उसको लेके जा रहे होंगे, आगे नाका वगैरह लगा होगा, और फाइनली इसको छोड़ के वो लोग भाग गए। तो ये कहाँ पकड़े गए? बक्सा फॉरेस्ट डिवीज़न में ये पकड़े गए हैं। बक्सा दोस्तों अपने आप में वैसे तो टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन रिसेंटली बक्सा के अंदर कोई भी टाइगर नहीं है। वर्स्ट परफॉर्मिंग टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल के अंदर में, जिसमें कोई भी टाइगर पिछले 2 साल से नहीं देखा गया है। तो ये मतलब काफ़ी फनी भी है एक सेंस में, लेकिन काफ़ी दुखी करने वाला आर्टिकल भी है कि यार हम लोग कंगारू को तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको बेचारों को जीने दो ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो ये थोड़ा सा समस्या ही हमारे हमारे एनिमल और स्मगलिंग तो है ही बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे। उसके अलावा छोटी सी न्यूज़ आप पढ़ सकते हो चेतक हेलीकॉप्टर को लेके, इसकी सिल्वर डायमंड जुबली मनाई गई है, क्योंकि जो डायमंड एक्चुअली एक हेलीकॉप्टर है और ये इंडिया की फोर्सेस में पिछले 60 साल से ज़्यादा सर्व कर रहा है, हमारी नेवी को, मतलब हमारी एयरफोर्स को, और हमारी मिलिट्री को बहुत सालों से सपोर्ट कर रहा है। 1971 का जो वॉर हुआ था वहाँ पे भी इसने इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया। बांग्लादेश के साथ के बहुत सारे पायलट्स थे, उनको हम लोगों ने चेतक से ट्रेनिंग दिया। तो इसको एक ट्रिब्यूट देने के लिए अभी एक फंक्शन रखा गया था, जिसमें राजनाथ सिंह जी भी वो शरीक हुए थे, वहाँ पे गए, और ये इन्होंने वहाँ पे किया। और बड़ी खास बात यह है कि जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो इंडियन कंपनी ने ही बनाया है। ठीक है, और चेतक जो है महाराजा जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम भी था। जो हल्दी घाटी के अंदर जो लड़े थे तो उनका घोड़े की वहाँ पे जान चली गई थी। वो सारी की सारी चीज़ें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है 1962 से अभी तक, जो है वो हमारी CISF
और इंडियन आर्मी को जो है वो सर्व कर रहा है। तो चेतक के बारे में थोड़ा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज यूपीएससी में इस तरह की चीज़ें तो वैसे ज़्यादा पूछी जाती नहीं है। यही हो गया आज का पूरा आर्टिकल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट आर्टिकल, ये तो ऑस्ट्रेलिया वाले हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। कैग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। कैग रिपोर्ट फ्लैग्स लैप्सेस इन द फ्लड मैनेजमेंट इन बंगाल। कैग के बारे में थोड़ा अगर आपको जानना है तो मैंने आपकी आर्टिकल्स यहाँ पे उसके बारे में स्लाइड मैंने ऐड कर दी है। कैग दोस्तों जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कैग को मेंशन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, कई सारे आर्टिकल हैं जो कैग के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 148 है ना, ये स्लाइड मैंने आपके लिए ऐड की है, आप इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत के अंदर भी जो है कैग के बारे में अच्छी खासी डिटेल दी गई हैं, वहाँ पे जाके भी आप पढ़ सकते हो। मैंने अपने एंड पे जो पॉइंट मुझे मिले थे मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। तो आर्टिकल 148, 149, 50, 51, 279, थर्ड शेड्यूल, 6 शेड्यूल के अंदर जो है कैग को मेंशन किया गया है। अगर आप कैग के फंक्शन की बात करो तो यहाँ पे जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ही ऑडिट्स, मतलब शी भी हो सकती हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ही और शी ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उनको ऑडिट किया जाता है। पब्लिक अकाउंट के अंदर भी किया जाता है। उसके अलावा जो कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट जो स्टेट का होता है, तो सिर्फ सेंटर का ही नहीं बल्कि स्टेट वाले फंड्स को भी ऑडिट किया जाता है कैग के द्वारा। और उसी दौर में ये आर्टिकल सामने निकल के आया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के में जो है फ्लडिंग को लेके जो भी फंडिंग दी गई थी वेस्ट बंगाल को, उसको जब ऑडिट किया गया तो कैग ने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे पाई। कैग ने कहा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई है जब उसकी मॉनिटरिंग की गई। इवन फ्लड मैनेजमेंट के दौरान जो मटेरियल यूज़ किया गया उसकी क्वालिटी भी काफ़ी घटिया हो गई। मतलब वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बिल को दिखाया गया, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर फ्लड मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा पुअर है। वेस्ट बंगाल दोस्तों एक ऐसा कंट्री है जिसका 42% से ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया वो फ्लड प्रोन माना जाता है, मतलब वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस होते हैं। उसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल में इस तरह की चीज़ें की जाती हैं जो कि फ्लड मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा खराब वहाँ पे है। इवन आप ये देखिए कि 2013 से लेके 2018 के बीच तक 1000 करोड़ से ज़्यादा तो जो पैसा था फ्लडिंग को लेके वो खर्च ही नहीं हो पाया, उसको प्रॉपर स्पेंड ही नहीं किया गया। देखिए कई बार आपको ये सुनने को मिलता होगा कि बहुत सारा पैसा अनयूज्ड हो जाता है, अनयूज्ड रह जाता है, सरकार उसको खर्च ही नहीं करती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती हैं, ये पहले शायद आपको नहीं पता होगा, आज आपको मैं बता देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पैसे को अलॉट करना, सरकार ने मान लो किसी के लिए 1000 करोड़ रुपया जो है अलॉट किया, एक होता है उसको खर्च करना, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। जो अलॉटमेंट वाला काम होता है वो दोस्तों होता है बजट का, लेकिन जो स्पेंड करने वाला काम होता है उसे कहा जाता है स्टेट कैपेसिटी। स्टेट कैपेसिटी। अब बजट आपका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी स्टेट कैपेसिटी भी ज़्यादा हो। स्टेट कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ स्टेट टू स्पेंड द मनी विच इज़ अलॉटेड थ्रू बजट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मान लो पंचायत के लिए जो है 1000 करोड़ रुपए आया, अब आ गया वो सरकार के खाते में तो आ गया, लेकिन उसको भैया खर्च कैसे करेंगे? उसके लिए तो आपको वहाँ पे मैन पावर चाहिए ना, उसके लिए तो खर्च करने के लिए वहाँ पे लोग चाहिए ना। अगर मान लो पंचायत सेक्रेटरी ही नहीं है, वैकेंसी पड़ी हुई है, अगर मान लो कोई सैनिटरी जो है स्कूलों में सफाई करवानी है, अब स्कूलों में सफाई कराने के लिए मैन पावर होनी चाहिए, वहाँ पे मैन पावर ही नहीं है, राइट। तो अगर मान लो स्कूलों को इलेक्ट्रीफाई करना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको मैन पावर चाहिए और वहाँ पे मैन पावर ही नहीं है। तो जब मैन पावर ही नहीं होगी भैया, वैकेंसी होगी, तो उस पैसे को आप खर्च कैसे करोगे, राइट। तो दोस्तों अलॉट करना अलग बात है, खर्च करना अलग बात है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, यहाँ पे ज़्यादातर आपको, तमिलनाडु तो खैर है ही, तमिलनाडु केरला, यहाँ के स्टेट्स में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो पैसा अलॉट होता है वो मैक्सिमम पैसा खर्च कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास मैन पावर है, उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है। लेकिन जब आप बात करते हो राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स के अंदर पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा अनयूज्ड रहता है, उसे खर्च नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर ही नहीं है, वहाँ पे वैकेंसी ही है बहुत ज़्यादा। ये थोड़ी चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो पैसा अलॉट करना काफ़ी नहीं है, स्टेट कैपेसिटी बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट। चलिए, कुछ नई चीज़ आपको शायद आज यहाँ से पता चली होगी इस आर्टिकल से। नेपाल प्राइम मिनिस्टर सीक स्टेप्स टू रिजोल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। देखिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया में आए हैं, पुरानी बातें हो चुकी हैं, कोई नया नहीं है यहाँ पे खास, लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है किसको लेके, काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। काला पानी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
देखिए हम लोगों ने परसों इसके बारे में बात किया था, इंडिया नेपाल के रिलेशन के बारे में, परसों वाले आर्टिकल में। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है प्लीज़ वो जाके उसको देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे दो तीन चीज़ें पढ़ी थी, राइट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है इसको थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बारे में हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी थी दोस्तों। पहली जो चीज़ ये पढ़ी थी वो पढ़ी थी बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट तो है ही, ठीक है। और एक पढ़ी थी हम लोगों ने बात ट्रस्ट वाली, इंडिया नेपाल के बीच में इस समय काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है, वो यहाँ पे बड़ी बात होगी। एक बात होगी यहाँ पे ट्रेड वाली, है ना। तीन चीज़ें हम लोगों ने बारे में पढ़ा था। बॉर्डर डिस्प्यूट की जब भी बात आती है तो काला पानी इशू की बात आती है। ट्रस्ट की बात जब भी आती है तो आपको पता है 2015 के अंदर जब वहाँ पे बैरिकेड लगाए गए थे, ब्लॉकेड कर दिया गया था मधेसी इशू को लेके, तब लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ। ट्रेड को लेके इंडिया नेपाल के बीच में जो है चाइना वाले एंगल के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि चाइना किस तरह से बहुत सारा पैसा नेपाल के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके चक्कर में हम लोगों ने बात की थी। एक एरिया ऐसा था जहाँ पे इंडिया नेपाल जो है वो आपस में बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं, रिलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, नेपाल के अंदर लगाते हैं, क्योंकि नेपाल में जो रिवर्स होती है उनका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन रिवर्स, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया में उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं बेसिकली, और बदले में पाकिस्तान को हम लोग कुछ पैसे दे सकते हैं। ये हम लोगों ने बात किया था। तो ये जो प्रधानमंत्री आए हैं, पीएम जो दियोबा वहाँ से आए हैं इंडिया में, हम इन दो तीन चीज़ मुद्दों के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो एक मुद्दा है यहाँ पे काला पानी और दूसरा मुद्दा है यहाँ पे ट्रेड। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 90 किलोमीटर की हम लोगों ने 132 किलो वोट जो है डीसी लाइन हम लोगों ने बिछाई है, सुलू कॉरिडोर, ये आपने ध्यान रखना है, सुलू कॉरिडोर। सुली कॉरिडोर के थ्रू बिजली हम लोग मंगवाते हैं नेपाल से। काला पानी इशू के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये बहुत पुराना इशू है, काला पानी ये रहा, देखिए इधर है भैया ये आपका नेपाल, इधर आपका आ जाता है चाइना, इधर हमारा आ जाता है इंडिया, मतलब ये उत्तराखंड वाला रीजन है, और ये बीच में जगह आ जाती है काला पानी। लेकिन जैसा कि इंग्लिश में कहावत है जिसमें कहा जाता है डेविल लाइज इन द डिटेल्स, डेविल लाइज इन द डिटेल्स, भैया ऊपर सरफेस पे दिखता कुछ और है, अंदर होता कुछ और है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा इसको मैं जूम करें तो ये आपको ऐसा नजर आएगा। देखिए काला पानी की जब हम लोग बात करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे एक रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिवर की बात कर रहे हैं, जिस रिवर का नाम है काली रिवर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मामला क्या बनता है, यहाँ पे ये जगह है लीपू लेखला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लीपू लेखला, ये एक पास है। लीपू लेक के ला के बारे में आपको एक खास बात ये बताता चलूँ कि लीपू लेक लाक जो है वो नेपाल, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। यूपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लीपू लेक ला के बारे में। अब यहाँ पे समझने की जरूरत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडिया कहता है कि जो काली रिवर है वो यहां से निकलती है वेरी क्लोज टू लिपू लेखला, फिर काला काला पानी होते हुए वो जाती है, ठीक है, ये इंडिया का क्लेम है। नेपाल क्लेम करता है कि नहीं भैया, रिवर काला पानी से नहीं निकलती, रिवर निकलती है लिम्पूर धुरा से, ठीक है, रिवर निकलती है लिम्पिया धुरा से। तो इसी को लेके दिक्कत है। इंडिया कहता है यहां से निकलती है तो ये सारी टेरिटरी मेरी है, नेपाल कहता है नहीं भैया लिम्पिया धुरा से निकलती है, ये तो ये टेरिटरी जो है वो डिस्प्यूटेड है। अब इस ओरिजिन को लेके यहाँ पे दिक्कत है। हम कहते हैं कि ओरिजिन अलग है, नेपाल कहता है ओरिजिन अलग है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। काली रिवर के बारे में थोड़ा अगर आपको मैं बताता चलूँ कि काली जो रिवर है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री तो बनाती ही है। ये देखिए ये है हमारी गंगा रिवर और ये है गंगा के ट्रिब्यूटरीज। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है ट्राई जंक्शन के ऊपर लीपू लेखला, लीपू लेखला से निकलती है काली रिवर। काली रिवर कुछ समय तक जो है इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। उसके बाद जो है ये काली रिवर यूपी में एंट्री करती है तराई रीजन में, और फाइनली ये जो है घघरा रिवर में जाके मिल जाती है। और घघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, घघरा ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। तो पटना के पास जो है घघरा रिवर उसमें एंट्री करती है। ये तो चीज़ हो गई। यहाँ पे जो खास चीज़ है वो आपको बताता हूँ कि जो काली रिवर है उसको काली नेपाल में कहा जाता है, ठीक है, काली, और उसको जो है उत्तराखंड के अंदर काली गाढ़ी कहा जाता है, ठीक है, गाढ़ भी कह देते हैं, काली गाढ़ और काली गाढ़ी। लेकिन जैसे ही वो यूपी के अंदर आती है उसे कहा जाता है शारदा रिवर, शारदा, ठीक है। तो शारदा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घघरा, घघरा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। काली रिवर का नाम ही शारदा रिवर होता है। ये कई बार जो है एग्जाम में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ लेता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा काला पानी वाले के इशू के बारे में थोड़ा बहुत शायद अगर पता चल गया होगा। बात ऐसी होती है कि 1962 में
जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था तो हमारी कई सारी जो बटालियन है वो यहाँ पे सेटल हो गई थी। आज भी वो इंडिया की कई सारी बटालियन यहीं पे हैं, हमारे सोल्जर्स यहाँ पे हैं, कैंप हमारे यहाँ पे, बिल्डिंग है, गांव है, सब कुछ है। इंडिया ही इसको 1962 से मैनेज करता है। अभी तक हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था इसको लेके। यही माना जाता था कि इंडिया का पार्ट है, लेकिन नेपाल में कुछ समय से पॉलिटिक्स ऐसी हो गई कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। आर्मी इंडक्ट्स द रशियन मैन पैड्स। ये मैन पैड क्या है दोस्तों? एक छोटा सा सिस्टम होता है, रशिया की कंपनी है ईगला एस सिस्टम। हम लोगों ने रशिया से इसको डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट किया है। छोटा सा डिफेंस सिस्टम, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। और एक और भी सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे जो है VSHO रैड कहा जाता है। तो हुआ ये कि थोड़े समय पहले इंडिया ने एक टेंडर दिया था, उसमें कहा गया था कि हम इस सिस्टम को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी कंट्री इंटरेस्टेड है वो भैया इंडिया में आ जाएं। तो उसमें जो है कुछ जापान की कंपनी थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रांस की एक कंपनी थी, ठीक है, यूक्रेन स्वीडन की भी एक कंपनी थी, रशिया की भी एक कंपनी थी। रशिया ने कई कंपनी सबसे कम बिडिंग लगाया 1.47 बिलियन, तो इसलिए वो टेंडर हम लोगों ने रशिया को दे दिया। और इसके तहत अभी इंडिया में जो है 27 लॉन्चर्स, 216 मिसाइल्स, ये सब इंडिया ने इंपोर्ट किया है। छोटी छोटी न्यूज़ है, यूपीएससी के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि भैया जो मैन पैड सिस्टम है वो इंडिया ने कहाँ से परचेज़ किया है, वो परचेज़ किया है रशिया से। पूछेगा तो पूछ सकता है, अदरवाइज कोई खास यहाँ पे इसके अंदर कुछ है नहीं वैसे तो। एज वॉर डिप्लीट्स वीट ग्रेनरीज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया लुक्स टू फिल द वॉइड। देखिए क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, वैसे तो पहला नया कोई आर्टिकल नहीं है ये, फिर भी आपको हम लोग बता देते हैं कि ये पूरा मामला चल क्या रहा है। देखिए यहाँ से इसको कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया का 25% जो भी वीट जो एक्सपोर्ट किया जाता है दुनिया के ट्रेड का, वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही होता है, 25%, ठीक है। इंडिया में वीट प्रोड्यूस होता बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें इसको रशिया और यूक्रेन से, तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 12 मिलियन टन जो है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। आप कंपेयर कर सकते हो, रशिया करता है 183 मिलियन टन, यूक्रेन करता है 91 मिलियन टन, इंडिया करता है सिर्फ 12 मिलियन टन। तो देखा जाए तो इनके कंपैरिजन में इंडिया बहुत ही कम करता है, राइट? क्योंकि हमारा 80% से ज़्यादा जो भी हम लोग वीट प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। भैया पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, कंज्यूम तो करेंगे ही करेंगे। अगर आप यूएसए की बात करो तो यूएसए अपना 31%, कनाडा जो है 60%, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 57% अपने माल को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया हार्डली 10-12% ही जो है उसको एक्सपोर्ट कर पाता है। लेकिन जब रशिया के बीच में दिक्कत हुआ और यूक्रेन के बीच में दिक्कत हुआ, तो ये जो वीट की जो सप्लाई है पूरी दुनिया में कम हो गई। अब यहाँ से इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, दुनिया में कई सारे कंट्री ऐसे हैं जो वीट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, वही लोग वीट को इंपोर्ट करते हैं, जैसे सूडान, तंजानिया, ठीक है, ट्यूनीशिया, लेबनान, यमन, ये कंट्री पूरी तरह से वीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इजिप्ट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में अपना 93% वीट को इंपोर्ट करता है यूक्रेन से और रशिया से। ये कुछ डेटा क्या बताता है? ये डेटा ये बताता है कि भैया इस समय दुनिया में वीट की हो गई है कमी, वीट की बढ़ने वाली है डिमांड। इस डिमांड को क्या इंडिया फुलफिल कर सकता है, ये एक यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है। डेफिनेटली इंडिया कर सकता है, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है। हम लोग टर्की, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम में फोकस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया को फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे जो लोकल जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को इग्नोर करके तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमारी जो प्रायोरिटी रहने वाली है वो हमारे फार्मर्स ही रहेंगे, हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी हमारी जनता ही रहेगी। लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स के अंदर भैया बहुत सारा वीट भरा पड़ा है, तो क्या उसको हम लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हमारे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक समस्या है, वो समस्या है WTO के अंदर जो सब्सिडी के बारे में एक बात कही गई है। अगर कोई कंट्री सब्सिडी देके अगर वो अपने सामान को एक्सपोर्ट करती है
और वो वर्ल्ड ट्रेड को हैम्पर करता है, तो वो डब्ल्यूटीओ के रूल्स का वायलेशन होता है। और इंडिया के ऊपर ऑलरेडी कई सारे केस चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो वीट और राइस के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो सब्सिडी देता है। तो अगर इंडिया इस सब्सिडाइज्ड वीट को अगर एक्सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो इंडिया ये आर्गुमेंट देता रहा, क्योंकि भैया मैं सब्सिडी इसलिए देता हूँ कि मेरे यहाँ पे गरीब आदमी बहुत सारे हैं, तो इसलिए उनको पेट भरने के लिए मुझे सब्सिडी देना पड़ता है। अभी तक तो इंडिया ये आर्गुमेंट दे रहा था, दुनिया सुन भी रही थी। लेकिन अगर इंडिया बोलेगा देखो मैं सब्सिडी दूंगा और एक्सपोर्ट करूंगा, पैसा कमाऊंगा, तो ये बात जो है डब्ल्यूटीओ में बहुत आगे तक जा सकती है और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस भी यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। तो यही जो है छोटी सी इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर बात कही है। हाँ, इंडिया कर तो सकता है, अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन हमें अपने जो कदम जो है वो थोड़ा सा धीरे धीरे संभाल के रखने पड़ेंगे, ऐसे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। श्रीलंका वाले मुद्दे को आप पढ़ सकते हो। श्रीलंका वाले मुद्दे में ऑलरेडी जो क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है, कोविड की वजह से टूरिज्म खत्म हो गया, इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है श्रीलंका का, चाइना भी कर रहा है। तो वहाँ पे जो समस्याएं चल रही है श्रीलंका के बारे में, कोई पुराना टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, पहले खूब हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इंडिया कई सारे तरीके से श्रीलंका की हेल्प कर चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इवन बदले में श्रीलंका ने भी हमारी हेल्प की है। वहाँ पे कई सारे पोर्ट्स का जो टेंडर था वो इंडिया को मिल गया है। वहाँ पे जो त्रिनकोमली के अंदर जो ऑयल टैंक फैसिलिटी थी उनको कंस्ट्रक्ट करने का, मेंटेनेंस करने का काम भी इंडिया को दिया गया है। तो जैसे इंडिया ने हेल्प किया है, श्रीलंका ने भी हेल्प किया है, इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं है। लेकिन श्रीलंका की हालत इस समय बहुत ख़राब है। कहाँ से वो सिचुएशन आई, कैसी आई, कहाँ से वो चीज़ें शुरू हुई, और श्रीलंका के सामने क्या क्या इस समय तरीके हैं उससे बाहर निकलने का, सॉल्यूशन क्या है, वो थोड़ा सा आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हो। पुराना आर्टिकल है इसलिए मैं इसको कवर यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है। हाउ बीमस्टैक द फाइन ट्यून्ड इस एजेंडा। बीमस्टैक के बारे में भी 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी कुछ नया तो नहीं है, लेकिन वो पुरानी स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। बीमस्टैक का वो सारी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, बाद में इसको बीमस्टैक का नाम हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हो, क्योंकि बार बार रिपीट करके एक ही टॉपिक को कोई फायदा नहीं है। हाँ, न्यूज़पेपर में आया था तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बात कही गई है। देखिए, वैसे तो कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर इस तरह की स्टेटमेंट देता है तो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों। जब तक आरबीआई की कोई रिपोर्ट नहीं आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई रिपोर्ट नहीं आती है, कैग की कोई रिपोर्ट नहीं आती है, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक ये हमारे ये खास इंपॉर्टेंट होता नहीं है। लेकिन ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत बात कर ही सकते हैं एनपीए के बारे में इसी बहाने से। तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके ये डायरेक्टर हैं, इन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में एनपीए जो है आने वाले समय में राइज होगा, बढ़ेगा, वो डेफिनेटली बढ़ेगा, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन एनपीए क्या होता है वो थोड़ा सा भी यहाँ पे देख सकते हो। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, मतलब 90 दिन से ज़्यादा जब कोई अपने लोन का ब्याज नहीं चुकाता है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह नहीं चुकाता है, तो उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन ये जो 90 डे की ड्यूरेशन है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल लोन में ही जो है वो अप्लाई होती है। लेकिन जो कंज्यूमर पर्सनल लोन होते हैं वो उसकी ड्यूरेशन 180 डेज होती है। और लेकिन जो एग्रीकल्चर लोन होते हैं वो होते हैं 2 हार्वेस्ट सीजन्स, ठीक है। तो एनपीए की कैटेगरी सबके लिए अलग अलग होती है। कमर्शियल लोन के लिए 90 डेज है, कंज्यूमर लोन के लिए 180 डेज है, मतलब 6 महीना कह सकते हो। और किसानों के लिए वो जो है लगभग 2 हार्वेस्ट सीजन होते हैं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एनपीए के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडिया में एनपीए क्यों इंक्रीज होगा? एक तो यूक्रेन वाले क्राइसिस की वजह से सप्लाई चेन पूरा तरह से डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से ऊपर से कोविड है, कोविड की वजह से दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। और जो बैड बैंक एस्टेब्लिश करने की हम लोगों ने बात की थी, उसके ऊपर भी कोई बड़े से अच्छे से तरीके से काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो एनपीए तो इंडिया में बढ़ ही सकता है। लगभग 10% के लगभग हमारा जो टोटल बैंकों का लोन है वो ऑलमोस्ट वो एनपीए है 10%। हालांकि सरकार ने कई सारे ऐसे स्टेप उठाए हैं, जैसे रेनबो रिकंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया, S4S हम लोगों ने किया, है ना। कई सारी स्टेप जो है आरबीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए उठाए हैं, लेकिन अभी तक कोई खास रिजल्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन कैन हैपन एट द शॉर्टर टाइम स्केल। दोस्तों, एवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को समय के हिसाब से कैसे इवोल्व करता है, कैसे उसके अंदर जो है वो चेंजेस होते हैं, उसे कहा जाता है एवोल्यूशन। पहले ऐसा माना जा रहा था कि एवोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि जब जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं तब वो होता है। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उससे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा होता है ना, वो बर्थ लेता है।
तो हो सकता है उस बर्थ जब उसने लिया तो उसके अंदर कोई जेनेटिक चेंजेस आए होंगे। जैसे जैसे वो जनरेशन आगे बढ़ती है तो आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जनरेशन, आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता चलूँ कि ह्यूमन का भी एवोल्यूशन हुआ है। हम भी हमेशा से ऐसे नहीं थे, हम भी लोग कहीं और से शुरुआत हुई होगी। ऐसा कहा जाता है कि 135 मिलियन ईयर्स पहले हमारी जो इवोल्व हम एवोल्यूशन के थ्रू आए हैं, तो वी वर फिश, है ना, हम लोग पानी के अंदर रहते थे, फिश थे। धीरे धीरे इवोल्व हुए, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हुई, वो सारी सारी चीज़ें। तो पहले ऐसे माना जा रहा था कि जो एवोल्यूशन की प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन अभी कुछ नया रिसर्च सामने यहाँ पे आया है, और उस नए रिसर्च के अंदर ये देखा गया है कि ये जो प्रोसेस है ना भैया एवोल्यूशन की, इतनी ज़्यादा स्लो नहीं है, काफ़ी फास्ट है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स वगैरह इसमें रिसर्च कर रहे थे, स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, इवन अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के भी कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि देखो भैया इतना स्लो नहीं है जितना आप इसको सोचते हो। ये जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो एक्चुअली फ्रूट फ्लाइज के ऊपर किए हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा होता है ना, इस तरह की जो भी रिपोर्ट होती हैं वो पीयर रिव्यू नहीं होती हैं। जब वो पीयर रिव्यू होती हैं तब उसको हम लोग अच्छे से कंसिडर करते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। हाँ, यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो हमारी 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से रिलेटेड है। व्हाट इज द एविडेंस दैट द अर्थ फॉर्म्ड इनसाइड द सोलर नेबुला। दोस्तों नेबुला का मतलब होता है क्लाउड, मतलब जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के जो क्लाउड होते हैं, गैस के बेसिकली जो क्लाउड होते हैं, उसे हम लोग नेबुला कहते हैं। इस क्लाउड के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, गैस पार्टिकल हो सकते हैं, इसके अंदर आइस पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसे बेसिकली हम लोग नेबुला कहते हैं। जब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तो सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या था, बहुत सारा हाइड्रोजन और हीलियम था। बाद में जब न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ तो यहाँ से सन की उत्पत्ति हुई, सन जो है वो ओरिजिनेट हुआ। लेकिन इसके आसपास के जो डस्ट पार्टिकल थे, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स थे, वो सब आपस में मिलकर उन्होंने प्लेनेट बना दिया। तो सोचने की बात यह है कि ये जो प्लेनेट भी उसी मटेरियल से बने हैं जिस मटेरियल से पूरा सोलर सिस्टम बना है। और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हुआ करते थे, इसी वजह से कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो प्लैनेट्स के ऊपर भी पाया जाता है। और वही हाइड्रोजन और हीलियम जो है दोस्तों अर्थ के ऊपर भी पाया जाता है, अर्थ के ऊपर भी पाया जाता है। अब देखिए नई रिसर्च हुई, नई रिसर्च में ये देखा गया कि कुछ मात्रा में हीलियम थ्री, थोड़ी सी मात्रा में हीलियम थ्री है जो है वो अर्थ की कोर से बाहर निकल रहा है, लीकेज हो रही है। तो अर्थ की कोर के अंदर भी ये हीलियम कहां से आया, ये बड़ी सोचने की बात है। देखिए ज्योग्राफी में लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थ की जो कोर के अंदर ज्यादातर क्या मिलता है, आयरन मिलता है, निकल मिलता है, क्योंकि वो सबसे डेंसेस्ट एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन हीलियम कहां से आया, हीलियम तो एक गैस होती है। तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो लीकेज हो रही है हर साल 2000 ग्राम की जो है लगभग लीकेज होते, देखिए 2000 ग्राम कुछ भी नहीं होता, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम हीलियम थ्री है जो वो नीचे से निकल रही है। तो इन्होंने कहा भाई कहाँ से आई है इतनी इतनी हीलियम। तो इन्होंने कहा कि जब ये सोलर नेबुला बना होगा बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, उस समय थोड़ी बहुत हीलियम जो है वो अर्थ की कोर में ट्रैप हो गई होगी, वहां से निकल रही होगी। तो इस पूरे स्टडी करने से उन्होंने ये अंदाजा लगाया, एक कंक्लूजन निकाला कि अर्थ जो है वो सोलर नेबुला से ही बनी है। तो ऑलरेडी जिस थ्योरी को हम लोग पहले से जानते थे, उस थ्योरी के अंदर एक और एविडेंस आप यहां पे ऐड कर सकते हो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्कस द एविडेंसेस ऑफ अर्थ एवोल्यूशन, तो उसके अंदर डेफिनेटली एक नया एविडेंस आप ऐड कर सकते हो कि अर्थ की कोर से हीलियम थ्री लीक होता है। वहां पे अर्थ हीलियम थ्री इसीलिए पहुंचा क्योंकि अर्थ जो है वो भी एक जो सोलर नेबुला से ही बनी है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे। 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी का टॉपिक है, वहां से आप इसको उठा के पढ़ सकते हो, बाकी तो इसमें कुछ खास था नहीं। तो दोस्तों यही थे आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस के आर्टिकल्स। थोड़ा सा डिले हो गया है आज, क्योंकि कल ही मैं कहीं से घूम के फिर के आया था, तो थोड़ा सा बॉडी टायर्ड था। एनीवेज जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नए हैं, पहली बार है, इनको बताता चलो कि हम लोगों ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है अभी 30 अप्रैल से। मतलब लास्ट डेट है, आप उसको डेफिनेटली जाके देख सकते हो। और बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाके खूब जानकारी ले सकते हो, जो भी आपको करना है। लिंक आप वहाँ पे देख सकते हो, फॉर्म भरिए, पहले इंक्वायरी कर लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, पहचान लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और ले भी रहे हैं। और यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज सब कुछ हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। आपकी हर ज़रूरत का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा बेसिकली। ये मैं आपको पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इस कोर्स को डिज़ाइन करने में हर चीज़ों में मैं पूरी तरह से पर्सनली खूब इन्वॉल्व हूँ। तो मैं पर्सनली भी आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत दोस्तों यहाँ पे आने वाली नहीं है, ठीक है।
आज के साथ इसी के साथ आज की एनालिसिस को एंड करते हैं। सभी का थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।